दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज तो भारत की आर्थिक तबाही की दिशा में बढ़ते कदमों को देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि इन बढ़ते हुए कदमों का जिम्मेदार कोई नहीं है। जो जिम्मेदार है वो अपने तौर पर इस अर्थव्यवस्था की आर्थिक तबाही को समझने के लिए कमेटियां भी बना रहा है, पैनल भी बना रहा है, रिपोर्ट्स भी ले रहा है, दस्तावेजों को टटोल भी रहा है और मान भी रहा है, देख भी रहा है। लेकिन इस आर्थिक तबाही की तरफ बढ़ते कदमों को कैसे रोका जाए, आने वाले वक्त में इस देश की परिस्थितियां कम से कम इतनी जर्जर ना हो जाए कि बच्चे स्कूल ना जाएं, बल्कि उनके माता पिता उन बच्चों को स्कूल भेजने की जगह भीख मंगवाने की दिशा में ना बढ़ जाएं, अपने घर में रखा हुआ सोना लोग गिरवी रखने की दिशा में ना बढ़ जाएं, या फिर जो भी पैसा, जो भी पूंजी है उसको सहेज कर, बचा कर किसी भी तरीके से रखें, क्योंकि आने वाले वक्त में स्थितियां और विकट होने वाली है। ये सारे दस्तावेज मौजूद हैं। इन दस्तावेजों के भीतर का एक सच यह भी है कि इस डूबती अर्थव्यवस्था में जो भी कौड़ियों के मोल बेचा जा सकता है, सरकार उसे बेचने पर उतारू है। जो खरीद रहे हैं वह इसलिए खरीद रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि दरअसल इसके जरिए भी कमाई हो सकती है, और कमाई अगर हो भी रही है तो भी उसे जर्जर बताकर कौड़ियों के मोल अपने मित्रों को दिया जा रहा है। और यह सब कुछ उन्हीं हाथों के जरिए हो रहा है जो जिम्मेदार तो हैं लेकिन खुद को जिम्मेदार नहीं मानते हैं, इस आर्थिक तबाही के लिए जिम्मेदार नहीं मानते हैं। एक ढाल के तौर पर लॉकडाउन, एक ढाल के तौर पर महामारी, एक ढाल के तौर पर इस दौर में देश में जो समूची अर्थव्यवस्था, सामाजिक परिस्थितियां स्टैंड स्टिल होकर खड़ी हो गई, उसे ही ढाल बना लिया गया। लेकिन क्या वाकई यह सच है? या सच यह है कि दरअसल इससे पहले इस देश की अर्थव्यवस्था को इतना जर्जर कर दिया गया था कि उसके बाद जैसे ही देश थमा, हाथों से चीजें निकल गई और अब हाथ को हाथ नहीं सूझ पा रहा है कि इस आर्थिक तबाही से कैसे बचा जाए। हमें लगता है कि आज इस सच को पहले समझिए, उसके बाद आपको जिसे जिम्मेदार ठहराना है ठहरा दीजिएगा, क्योंकि यह सत्ता तो खुद को जिम्मेदार नहीं मानती है। खास तौर से आज शुरुआत हमें लगता है कि बैंकों में जो आपका पैसा जमा है, उस पैसे के जरिए ही समझने की कोशिश कीजिए कितना पैसा इस देश के बैंकों ने किन्हें किन्हें दे दिया, और इस महामारी से पहले भी दे दिया, और उनकी तादाद कितनी ज्यादा थी। और इस वक्त समूचा पैसा जो इससे पहले कॉरपोरेट को दिया गया, इंडस्ट्रीज को दिया गया, अलग अलग सेक्टर्स को दिया गया, और इस महामारी के वक्त भी जिन्हें पैसा बांटा जा रहा है, यह सब कुछ हो सकता है अब आने वाले वक्त में एनपीए में तब्दील हो जाए, यानी वो कर्ज का पैसा वापस बैंक को नहीं मिले। बैंकों के जरिए इंडस्ट्रीज को तकरीबन 50 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया गया। इसमें कॉरपोरेट को तकरीबन कर्ज दिया गया 15,52,000 करोड़ का, जो कि एक लिहाज से लगभग 29.4% बैठता है। यह पूरा का पूरा इतने दबाव में है कि यह कर्ज लौटा पाने की स्थिति में कॉरपोरेट नहीं है। लेकिन सवाल है कि बाकी इंडस्ट्रीज को जो कर्ज दिया गया, क्या वो लौटा पाने में सक्षम है या लौटा पाएगी? उनको जो दिया गया उसमें बैंक के ऊपर बैंक का जो कर्ज है जो दे दिया गया, वो लगभग 23,71,000 करोड़ का है। यानी कॉरपोरेट का 15,52,000 करोड़ और इंडस्ट्रीज को दिया गया 23,71,000 करोड़, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो लगभग 39,13,000 करोड़ रुपए एक तरीके से ऐसे स्ट्रेस में है कि यह पैसा कैसे लौटाया जाएगा, और बैंक इसकी एवज में क्या करेंगे, कैसे कमाएंगे, किस रूप में उन पैसों को वापस लेके आएंगे। इसके लिए हमारी इतनी जटिलता है इस समाज के भीतर में और सिस्टम के भीतर में, इम्पॉसिबल है। वो पैसा कैसे लौटेगा, हमारी इकोनॉमी कैसे पटरी पर आएगी, नहीं पता है किसी को। इकोनॉमी पटरी पर कैसे आएगी, किसी को नहीं पता है कि हमारे यहां का कंज्यूमर बाजार में निकलकर कब खरीदारी शुरू करेगा। किसी को नहीं पता है कि वो पुराना माल भी जो इंडस्ट्रीज में बना हुआ था, बन रहा था, वह मार्केट में जाएगा तो कोई खरीदार नहीं मिलेगा, नहीं पता है। इस बात की जानकारी अगर नहीं है तो हमको लगता है कि आइए सिलसिलेवार तरीके से समझने की इसलिए कोशिश कीजिए क्योंकि पिछले दिनों एसबीआई ने कहा कि एसबीआई सबसे बड़ा बैंक देश का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसने कहा कि हम एक वीआरएस लेकर आ रहे हैं। वीआरएस के जरिए तकरीबन एसबीआई के जो कर्मचारी हैं उनमें लगभग 30,190 कर्मचारियों की कमी हो जाएगी।
इसमें लगभग 11,556 ऑफिसर्स होंगे और लगभग 18,645 स्टाफ होंगे। यानी जिस दौर में नौकरी नहीं मिल पा रही है, बैंक भी अपने आप को छोटा करना चाह रहा है, अपने कर्मचारियों को कम कर रहा है। 2019 के मार्च से लेकर 2020 के मार्च तक में 8,000 लोगों ने एसबीआई को छोड़ दिया है और अब 30,000 के लिए यह नई प्लानिंग आ गई है। हालांकि इन सब के बीच एसबीआई ने कहा नहीं, हम 14,000 की भर्ती फिर करेंगे, दिसंबर तक करेंगे। इसमें खूब प्रचार किया जाएगा, लेकिन कोई भर्ती नहीं होने वाली है, क्योंकि बैंकों का मर्जर और बैंकों की जो अपनी सिचुएशन है उसमें वह एक भी व्यक्ति को रख पाने की स्थिति में नहीं है। हां, ऊपरी स्तर पर किसी सीईओ को रख सकते हैं, चेयरमैन किसी को बनाया जा सकता है, बोर्ड में किसी को रखा जा सकता है जो पॉलिटिकली मोटिवेट होकर राजनीतिक सत्ता के अनुकूल निर्णय ले और राजनीतिक सत्ता को पैसा दिलाने का काम करे, जैसा इस दौर में किया गया कि आप दरवाजा खोल दीजिए, कर्ज देना शुरू कीजिए, कर्ज इतना एमएसएमई को दे दीजिए, इतना कॉर्पोरेट को दे दीजिए, इंडस्ट्रीज को दे दीजिए, लेकिन जो भी पैसा गया वह बाजार में नहीं लगा, वह सबने अपने अपने घरों में रखा, जेब में रखा, अपनी स्थितियों को सुदृढ़ करने के लिए रखा, अपने कर्मचारियों को वेतन दिया, किसी तरीके से निपटाया। यानी मार्केट वैसा का वैसा रहा, यह घूमना शुरू नहीं किया। लेकिन फिर से आइए इस बात को लेकर, यह सरकार कोविड से पहले किस स्थिति में थी और कितना कर्ज दे चुकी थी, जो कि बैंकों, हमारा और आपका पैसा जो बैंक में जमा होता है उसी को कर्ज के तौर पर जो दिया गया, और फिर इस दौर में जो महामारी का दौर था उस दौर में अलग अलग सेक्टर को कितना दिया गया। ओवरऑल 39,13,000 करोड़ का है। लेकिन हमको लगता है कुछ हिस्सों को समझने की कोशिश कीजिए। जिस समय महामारी नहीं आई थी, यानी मार्च तक, क्या स्थिति थी इस देश के भीतर में? मार्च से पहले स्थिति थी कि एनबीएफसी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल होते हैं उनको लगभग 7,98,000 उन पर जो कर्ज था वो कर्ज लौटा पाने की स्थिति में बैंकों को नहीं है। पावर सेक्टर को 5,69,000 करोड़ दिया गया, वो लौटा पाने की स्थिति में नहीं, और यह सब महामारी से पहले की स्थिति है। स्टील इंडस्ट्री को 2,66,000 करोड़, 2,66,000 करोड़ उनको भी दिया गया, वह भी लौटा पाने की स्थिति में नहीं है। रियल एस्टेट को 2,29,000 करोड़, वह भी लौटा पाने की स्थिति में नहीं है। कंस्ट्रक्शन को 1,03,000 करोड़, वह भी लौटा पाने की स्थिति में नहीं है। इन सब को जोड़ दीजिएगा तो लगभग 19,65,000 करोड़ यह बनेगा। यह बहुत साफ है, 19,65,000 करोड़ मार्च 2020 तक, यानी महामारी से पहले। महामारी के बाद का संकट जो दिखाया जा रहा है, और यह दिखाया है कामत पैनल ने, जो सरकार नहीं बनाया जानने के लिए अब हमें पैसा कहां कहां लगाना चाहिए। तो इस बीच में इनके सामने आया कि जो खुदरा और थोक व्यापार है उसमें लगभग 5,42,000 करोड़ का वहां चूना लगा। सड़क 1,94,000 करोड़ वहां चूना लगा। कपड़ा इंडस्ट्री 1,89,000 करोड़ रुपए वहां चूना लगा। इंजीनियरिंग में 1,18,000 करोड़ वहां चूना लगा। पेट्रोलियम और कोल में लगभग 73,000 करोड़। सीमेंट में लगभग 57,000 करोड़। पोर्ट में यानी बंदरगाह में, बंदरगाह की एक अलग कहानी है, यह भी आपको बताएंगे। बंदरगाहों पर 64,000 करोड़ का चूना लग गया, और होटल रेस्तरां इस बीच में 46,000 करोड़ का चूना वहां पर लगा। यानी बैंकों के जरिए जो कर्ज दिया गया वो लगभग 12,83,000 करोड़। महामारी से पहले 19,65,000 करोड़, महामारी के वक्त 12,83,000 करोड़, दोनों को जोड़िएगा तो लगभग 32,48,000 करोड़। यह है 39,000 में से जो अलग अलग सेक्टर का हिस्सा, यह हमने आपके सामने रखा। यहां पर आपके लिए इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि जैसे ही हमने आपसे कहा कि अलग अलग सेक्टर्स में इतना नुकसान हुआ है, तो सोचिए हमारा सिस्टम कैसे चलता है। इस महामारी के दौर में जब बंदरगाह जो थे भारत सरकार के, उसको जो 64,000 करोड़ रुपए वहां पर घाटा हो गया, वहां गड़बड़ी हो गई, वो बैंकों से लोन लिया गया, वो स्ट्रेस में है, वो बैंक को पैसा कैसे लौटाएंगे। उसी वक्त इस देश के पोर्ट किंग अडानी जी के पास बहुत सारे पोर्ट्स हैं, और संयोग ऐसा है कि जो ये महामारी का दौर था ना, जो आपके जहन में आ रहा होगा, अब इसमें इन्होंने देखिए कि कृष्णापट्टनम पोर्ट है, ये पोर्ट को उन्होंने सीवीआर ग्रुप से 13,500 करोड़ में जनवरी 2020 में खरीदा, जो ठीक इससे पहले की स्थिति है। इस नए साल की स्थिति है, लेकिन महामारी से ठीक पहले की स्थिति है।
उसके बाद क्या क्या हुआ है वो बताएंगे आपको, लेकिन पोर्ट के बारे में जानकारी देने की जरूरत थी। ये पोर्ट आंध्र प्रदेश सरकार के पास था। आंध्र प्रदेश सरकार ने पहले 30 सालों के लिए लीज पे वहां पर सीवीआर ग्रुप को दे दिया, फिर 20 साल और बढ़ा दिया, 50 साल कर दिया। सीवीआर ग्रुप ने उसमें से 75% स्टेक जो है अडानी जी को बेच दिया, क्योंकि उनसे ये पोर्ट चल नहीं पड़ रहा था, या फिर उनके बुक्स इजाजत नहीं दे रहे थे, या फिर जो उन्होंने लोन लिया था उस लोन की भरपाई कैसे करें। 75% से अडानी को बेच दिया और उसकी कीमत लगी 13,500 करोड़, जो सबसे बड़ी रकम है पोर्ट्स को खरीदने को लेकर। उसके बाद 5 मार्च को एक दूसरा दिग्गी पोर्ट था, उसको लगभग 650 करोड़ में खरीद लिया। बालाजी इंटरप्राइजेस था, ये इसके जरिए खरीदा गया। इसका जो प्रमोटेड जो कंपनी थी वो BIPL थी, जो बालाजी इंटरशिप जो थी, हम आपका जिससे जिक्र कर रहे हैं। और इसमें एक प्रमोटेड जो इंडस्ट्रीज थे वह एक कोलांत्री नाम के एक इंडस्ट्रीज थे जो कर रहे थे। इसको 6,500 करोड़ रुपए में अडानी ने ले लिया ये पोर्ट, लेकिन इसके ऊपर जो इस कंपनी के ऊपर जो कर्ज था बैंकों का वो तकरीबन 3,000 करोड़ का था। 3,000 करोड़ के बैंक को कैसे कर चुकाएंगे, तो 650 करोड़ में बेच दिया गया। उस पर हालांकि अब NCLT ने अभी रोक लगा दी है, जो नेशनल लॉ एपिटाइट ट्रिब्यूनल है, उसने कहा नहीं 3,000 करोड़ रुपए का चक्कर है, इसको आपको रोकना होगा। लेकिन इस दौर में जो पोर्ट्स घाटे में चल रहे थे, ये 2 पोर्ट्स तो यहां पर लिए गए। जैसे ही मोदी सरकार केंद्र में आई थी, मई 2014 में धर्मा पोर्ट, जो कि उड़ीसा का पोस्ट है, वो लार्सन एंड टूब्रो टाटा के पास था, उसको 5,500 करोड़ में अडानी ग्रुप्स ने ले लिया। फिर उसके बाद 2016 में तमिलनाडु का एक कठपुलक्की पोर्ट है, वह भी ले लिया तकरीबन 2,000 करोड़ में। हम इन बातों का जिक्र इसलिए आपसे कर रहे हैं क्योंकि जिस समय देश में सरकार सरकारी संस्थानों को ना चला पाए, उसमें एक बंदरगाह भी आता है, उसमें एक हवाई अड्डा भी आता है, उसमें रेलवे भी आता है, लेकिन संयोग से ये बेसिक देश की जो जरूरतें हैं उसको सेल किया जा रहा है इसी दौर में। हवाई अड्डा बंबई का अडानी के पास चला गया, पोर्ट्स का जिक्र हमने किया, किस रूप में अडानी के पास चला गया। रेलवे के लिए जो अब बिड्स होने वाली है, जो दिसंबर तक होगी, प्राइवेट सेक्टर लगभग 115 ट्रेन को दिया जा रहा है, उसमें भी बिड लगाने में सबसे ऊपरी कंपनी जो है अडानी की ही कंपनी है। और गुजरात में तो बड़ी कंपनियां, चाहे वो मुंद्रा पोर्ट हो, चाहे टूना टर्मिनल हो, चाहे दहेज पोर्ट हो, चाहे हजीरा पोर्ट हो, यार इसके अलावा गोवा का सबसे पुराना मोरगांव पोर्ट, वह भी अडानी के पास है। विजिगंजाम पोर्ट है, विजाक टर्मिनल है, ये सारे पोर्ट्स, और पोर्ट किंग इसीलिए अडानी को कहा जाता है। यानी जो चीजें भारत सरकार से ना चल पाए वह भारत सरकार के अपने मित्रों को देगी। आर्थिक तबाही इसी के जरिए आती है क्या, लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा, और जिम्मेदारी लेनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब इतनी बड़ी तादाद में हमारे पास एक फहरिस्त है कि बैंकों के सामने ये संकट आ गया है, तो बैंकों में काम करने वाले लोग जो हैं, ना सिर्फ बैंक में बल्कि BSNL में लगभग 90,000 लोगों से VRS ले लिया गया। एयर इंडिया में VRS खुला है, आप लेना चाहें तो ले लें, उसके लिए भी एक प्लानिंग लाई जा रही है। इसी तरीके से भारत पेट्रोलियम में लेकर आया गया, इसी तरीके से कॉन्कर में लेकर आया गया है। और एक अजीबोगरीब स्थिति है इस देश के भीतर में, जो भी चीज बेची जाती है उसमें भारत या इंडिया या हिंदुस्तान शब्द जरूर होता है। एक लंबी फहरिस्त बनाई गई है कि हम इनको सेल करेंगे। नाम क्या है? एयर इंडिया। नाम क्या है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नाम क्या है? प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड। नाम क्या है? सीमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया, हर में देखिए इंडिया आएगा। नाम क्या है? इंडियन मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, MPCL। नाम क्या है? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। नाम क्या है? शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नाम क्या है? कॉन्कर का फुल फॉर्म कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। हिंदुस्तान प्री फैब लिमिटेड, इसमें भी हिंदुस्तान आया। भारत पंप्स एंड कॉम्प्रेशर लिमिटेड, स्कूटर इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट लिमिटेड, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड। हम एक लिस्ट पढ़ते चले जा रहे हैं, लगभग 26 से ज्यादा लिस्ट है, जिसमें शब्द भारत ही आएगा, और उसको भारत सरकार चला रही थी। और जिस वक्त इन चीजों को लाया गया था, यह सोच कर लाया गया था कि बहुत शानदार तरीके से चलाएंगे इसको, लेकिन सारी चीजें फेल। और फेल होने के बाद इसको सेल कैसे किया जा रहा है, यह भी आपको सामने है कि कैसे हिस्सेदारी दी जाती है, किस रूप में दी जाती है। लेकिन भारत एक कमाल की चीज है, जब आर्थिक तबाही की दिशा में बढ़ रहा है तो उसमें हमको लगता है एक उदाहरण यहां और देना चाहिए, खासतौर से भूषण पावर का। भूषण पावर के ऊपर लगभग बैंकों का 47,000 करोड़ का कर्जा था। उस भूषण पावर को सबसे पहले लिया था जिंदल ग्रुप ने।
लेकिन जिंदल ग्रुप ने जैसे ही लिया उसके बाद कुछ मामले आ गए जो कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले थे। उन कुछ संपत्ति अटैच कर दी गई 4000 करोड़ की, और कुल मिला के वह नहीं ले पाए। और उसके बाद नया आया जेएसडब्ल्यू ग्रुप, उसने 19,700 करोड़ में उसको ले लिया। यानी उसको कर्ज देना था, बैंक से लिया था 47,000 करोड़, खुद को उसने दिवालिया कर दिया। दिवालिया करने के बाद जेएसडब्ल्यू के साथ जो फाइनल डील हुई वह 19,700 करोड़ में। 19,700 करोड़ वो वहां से बैंक को देगी, लेकिन बैंकों को कितना चूना लग गया? लगभग 28,000 करोड़ का चूना लग गया। वो पैसा किसका था? नोट तो नहीं छाप के पैसा जमा किए गए थे, जनता का पैसा था, इस देश के टैक्स पेयर का पैसा था जो बैंकों में जमा था। वह पैसा का चूना भूषण, लेकिन फिर वो मामला इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। ऐसा नहीं हमारा सिस्टम काम करने लगता है और भूषण स्टील में प्रोडक्शन जी नहीं, कुछ केस ईडी ने लगा दिए, कुछ केस सीबीआई ने लगा दिए, जांच चल रही है, जांच हो रही है। और इस फहरिस्त में भारत की तकरीबन 6 कंपनियां, बड़ी कंपनियां हैं जो कि इस तरीके से किसी को सस्ते में दे भी दी गई, लेकिन दूसरी तरफ केसेस भी चल रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा है, स्टैंड स्टिल। इसीलिए बैंक के भीतर का संकट यह है कि पैसा दीजिए, यह सरकार का दबाव है, पैसा लीजिए नहीं, यह भी अपने तौर पर खामोशी बरती जाती है। तो बैंक क्या करेगा? और बैंक की जब यह हालत हो जाएगी और इस देश के भीतर में हर सेक्टर का यह क्राइसिस होगा तो क्या होगा? इसके लिए हमको लगता है बहुत समझने की कोशिश, बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाइए। बहुत दिनों से चल रहा है, जब से एनसीआरबी का डाटा आया है, इस देश में खुदकुशी करने वालों की तादाद बहुत बढ़ गई है। लेकिन हमको लगता है उसके भीतर झांकिए, पिछले साल 5,843 लोगों ने जो खुदकुशी की, ये बहुत बड़े, लगभग 1.5 लाख लोग ने खुदकुशी की, 1,39,000 लोगों ने, उसमें से जो 5,843 लोग थे बैंकरप्ट हो गए, दिवालिया हो गए, व्यापार थे चला रहे थे, इंडस्ट्री चला रहे थे, इन लोगों ने खुदकुशी की। जो लोग नौकरी नहीं पा रहे हैं, डिग्री हाथ में है, नौकरी नहीं पा रहे हैं, ऐसे लोगों ने खुदकुशी की, उनकी संख्या 2,782 है। जो लोग प्रोफेशनल्स थे, कैरियर्स की तरफ बढ़ रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, और उन्होंने जो खुदकुशी कर ली, उनकी संख्या भी लगभग 1,662 है। गरीबी की वजह से भी हुआ है, खेती की वजह से भी हुआ है, मजदूरों ने भी बड़ी तादाद है खुदकुशी की। लेकिन पहली बार शहर इस दायरे में बहुत तेजी से आए हैं, और ना सिर्फ बहुत तेजी से आए हैं, और स्टूडेंट्सों की तादाद, अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट की तादाद भी बहुत तेजी से बढ़ी है। छात्रों ने जो खुदकुशी की, उनकी संख्या सिर्फ पिछले साल की 10,295 है। जो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो खुदकुशी हुई, उसकी संख्या 14,051 है। जो प्रोफेशनल्स थे, उनका जिक्र हम जब आपसे कर रहे थे कि 5,000 जो बैंकरप्ट और जो कर्ज में दबकर जो खुदकुशी कर रहे थे, वो जो 5,843 थे, उसमें से अगर आप प्रोफेशनल्स और सैलरीड क्लास को लीजिएगा, जो संकट में आए हैं पिछले साल, उनकी संख्या भी 12,660 है। यानी ये बैंकरप्ट होने वाले अलग हैं और ये प्रोफेशनल सैलरीड वाले अलग हैं। जिनके पास पैसा है, सिक्योरिटी है, उन्होंने भी खुदकुशी की है। एक ऐसी स्थिति की दिशा में हम लोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं जिसमें यह सवाल छोटा हो जाएगा कि यह आर्थिक तबाही है, क्योंकि किसी भी देश की मौत अचानक नहीं होती है, धीरे धीरे होती है। इस देश के जो 53 मेगा शहर हैं, जिनको स्मार्ट सिटी के तौर पर पहचान दी जा चुकी है, उन स्मार्ट सिटीज के भीतर का सच क्या है? 22,390 लोगों ने इस पिछले साल खुदकुशी की है। आप कहेंगे नहीं, पहले नहीं होती थी, पहले भी, लेकिन बढ़ रही है संख्या। 2016 में 20,000 थे, अब 22,390 पहुंच गए। ये धीरे 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 बढ़ रहा है। 2014 में इनकी संख्या 18,600 थी, वो बढ़ते बढ़ते 22,000 आ गई। धीरे धीरे कैसी परिस्थिति आती जा रही है। और विजन का जिक्र जब हम कह रहे हैं, क्योंकि ये हर किसी को समझना होगा, आजादी के बाद हमारे यहां जो सबसे बड़ी स्टैग्नेंसी आई थी 1991 में आई थी, लेकिन 1991 में दुनिया परेशान नहीं थी, भारत परेशान था। तो भारत को दुनिया से राहत मिल चुकी थी, एक विजन काम कर रहा था। पहली बार दुनिया भी परेशान है, वो यूं ही आपके यहां इन्वेस्ट नहीं करने आएगी। आपके यहां तो खरीदार ही नहीं है, तो इन्वेस्ट कैसे करेंगे? और हमारे यहां पूरा इसका पूरा सिस्टम जब चीजें कोलैप्स कर रही है, तो यहां पर चीजें कैसे डेवलप होगी, ये से कौन समझेगा और कौन समझाएगा और किसको समझाएगा? क्योंकि इस स्थिति में इस वक्त जो देश के सामने जो जीडीपी जो -23% की बात हो रही है, अब जो ओवरऑल क्रोनोलॉजी आ रही है कि 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में हमारी जीडीपी 10% कम हो जाएगी।
यानी ये कल्पना के परे है कि 1 साल पहले तक हम लोग 5 ट्रिलियन का सपना देख रहे थे, और जब चीजें कोलैप्स हुई हैं तो 5 ट्रिलियन तो दूर, जो 2, ढाई, पौने 3 ट्रिलियन की जो जीडीपी थी वह भी घटकर हो सकता है 2 ट्रिलियन तक पहुंच जाए या उसके नीचे भी आ जाए। यानी हम दोबारा लौट जाएंगे 20 साल पहले। तो कौन जिम्मेदार है? कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। वो कुछ दूसरे सवालों के साथ आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। जिम्मेदारी नहीं लेने की स्थितियां में क्या होता है किसी देश के सामने, हमें लगता है ये इस बात से समझिए, अरुणाचल प्रदेश के 5 बच्चे को चीन की सेना उठा लेती है। वहां के जो पूर्व मंत्री थे रिजिजू, वह भी सवाल उठाते हैं, वहां के विधायक भी सवाल उठाते हैं, और चीन जवाब देता है हम अरुणाचल को अपना हिस्सा मानते हैं, भारत का हिस्सा नहीं मानते हैं। हम लोग खामोश बरत लेते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे लद्दाख में जो रहा, इस देश के विदेश मंत्री जयशंकर जो है बोल रहे हैं बहुत सीरियस है। ये देश सीरियस नहीं हो पा रहा है क्योंकि इस देश की सत्ता ने हमेशा चीजों को इंजॉय किया है। वह उसकी सीरियसनेस के साथ जिंदगी को नहीं चलाती है, वह अपने इंजॉयमेंट में खो जाती है। इस वक्त जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा अगर टेलीविजन स्क्रीन पर आपके रेंग रहा है तो क्या रेंग रहा है? वही हिस्सा सुशांत और रिया। आपको जान के हैरत होगी कितनी बड़ी तादाद में कर्मचारी किस किस डिपार्टमेंट के लगे हैं। आपको जानना चाहते हैं? सीबीआई के 12 अधिकारी लगे हुए हैं, जिसमें 6 ऑफिसर्स हैं और 6+ हैं। ईडी के लगभग 7 अफसर्स लगे हुए हैं। नैरोकॉटिक्स जो लगातार काम कर रहा है, इसमें मुंबई की टीम को भी जोड़ दीजिए, दिल्ली से जो अधिकारी गए उनकी टीम भी जोड़, 18 लोग लगे हुए हैं। इसके अलावे अलग अलग हिस्सों में उधर बिहार पुलिस अपने तौर पर, महाराष्ट्र पुलिस अपने तौर पर, यानी एक केस को लेकर कुल मिलाकर 54 लोग इस देश के जो काम कर रहे हैं, वो सारा पैसा इस देश के टैक्स पेयर का पैसा है, जो पुलिस को जाता है, ईडी को जाता है, सीबीआई को जाता है, नैरकोटिक्स डिपार्टमेंट को जाता है। कोई काम नहीं है इन सब का। जो आप रिपोर्ट कार्ड देखिएगा तो यह भी आप जानकर हैरत होइएगा कि इनकी सफलता का रिकॉर्ड सिर्फ 22% है। चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, नैरोकॉटिक्स हो, सबको जोड़ते चले जाइएगा और एवरेज निकालिएगा तो 22% सफलता इनके साथ जुड़ी है। बाकी चीजें असफल या टालने वाली चीजें हैं। फिर भी ये देश चल रहा है। तो हम जिस स्थितियों में लिए जा रहे हैं धीरे 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 धीरे, उसमें अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पर लाना है, और कल तक का 5 ट्रिलियन का जिक्र क्यों कर दे रहे थे? क्योंकि आपकी मेहनत वो नहीं थी, आपने चीजें क्रिएट नहीं की थी, आपने हिसाब किताब जोड़ा था इतने डिसइन्वेस्टमेंट होंगे, और डिसइन्वेस्टमेंट की फहरिस्त में अब जब 26 कंपनियां खड़ी हैं और एक भी खरीदार नहीं है, तो आपने जिक्र कर दिया हम LIC को 25% बेच देंगे। LIC जैसी संस्था को, जो कि स्वायत्त संस्था है, 1956 में उसको लेकर कानून बना हुआ है। पहली बार उस कानून में भी परिवर्तन लाया जा रहा है। कैबिनेट में पास होगा, पार्लियामेंट में भी पास हो जाएगा। दोनों जगहों पर अपना, कैबिनेट तो अपनी ही है, पार्लियामेंट में भी बहुमत अपना ही है। उसके बाद LIC के भी पहले फर्स्ट राउंड में 10% स्टेक, उसके बाद 15% स्टेक शेयर कर दिया जाएगा। यानी जो कि इंश्योरेंस से जुड़ी हुई कंपनियां हैं वही खरीदेंगी, और इंश्योरेंस से जुड़ी हुई दूसरी कंपनियां घाटे में है, LIC फायदे में है। तो फायदे की चीज को हम सेल करके वहां से कुछ पैसा ले लेंगे, क्योंकि LIC का 100% शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। 25% शेयर सेल करेंगे, उसके जरिए जो पैसा आएगा। यही खेल हर जगह हो रहा है। लेकिन यह तबाही जो है यह देश को निचोड़ लेगी। राजनीतिक सत्ता तो आएगी, कल चली जाएगी, पता नहीं क्या होगा इसके बाद, कि कोई दूसरा संभालने आएगा, कैसे चीज़ों को संभालेगा। और इन सब के बीच जो अलग अलग राज्यों की स्थिति हो गई है, जिसका जिक्र हम लोग कई बार कर चुके हैं, GST के जरिए वाकई ये स्थिति है कि वेतन पेंशन कैसे दिया जाए, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए। आप किसी को हायर कीजिएगा तो पेमेंट तो रखिएगा, और हम लोग तो डेमोक्रेटिक स्टेट में, वेलफेयर स्टेट भी, तो पेंशन भी पूरा देने की स्थिति में आ नहीं पाएंगे तो फिर क्या होगा? चीजें कोलैप्स कैसे करेंगी? जागना हम ही आपको होगा, जगाना हम ही आपको इनको होगा। क्योंकि अगले एपिसोड में जब हम आपसे मिलने वाले हैं तो एक सच आपको जानना चाहिए, ये पूरा का पूरा सरकार जो है, पूरी सरकार ये वाकई टैक्स पेयर के पैसे से चलती है। और जो PMO है, 5 फ्लैट को लेकर बनाया गया है, 7 RCR उसका नाम है, जिसको 7 लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया। 13579 5 फ्लैट को मिलाकर बनाया गया, बड़ा शानदार है। उसका खर्चा कितना है? दिल्ली के भीतर, लुटियंस दिल्ली का खर्चा कितना है?
इस देश की जनता के ऊपर जो खर्च होता है और इस जो लुटियंस की दिल्ली पर जो राजा महाराजाओं की तरह खर्च होता है, वो खर्च कहां से आता है? बिजली बिल कौन देता है? एसी कौन चलाता है? गाड़ी में पेट्रोल कौन भरता है? ये लोग कैसे रईसी कर सकते हैं जबकि देश आर्थिक तबाही में है? ये अगले एपिसोड में आपसे बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।